कक्षा 12 के प्यारे विद्यार्थियों, यूपी बोर्ड कक्षा 12 आपका पेपर 24 फरवरी 2025 को है और आपके लिए है साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर। अगर आपने इस मॉडल पेपर को पूरा पढ़ा तो आपके 95 प्लस मार्क्स ज़रूर आएंगे, क्योंकि इस मॉडल पेपर में सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न को रखे गए हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आपका समय है 3 घंटा 15 पेपर का समय है 3 घंटा 15 मिनट। प्रारंभिक निर्देश क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड का, ठीक है। खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हिंदी में प्रथम डायरी के लेखक कौन है? हिंदी में प्रथम डायरी के लेखक कौन है? इलाचंद्र जोशी, धीरेन्द्र चंद्र जोशी, धीरेन्द्र वर्मा, नरदेव शास्त्री, वेद तीर्थ, मोहन राकेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नरदेव शास्त्री, वेद तीर्थ। ठीक है, ये हिंदी में प्रथम डायरी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, भागवती उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है श्रद्धाराम फुल्लोरी, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, राम प्रसाद निरंजनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा श्रद्धाराम फुल्लोरी। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना नहीं है। तो बिल्कुल नहीं पे गौर करेंगे और उस रचना को हम देखेंगे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की नहीं है। तो इसमें देखिए, सम्राट चंद्रगुप्त, ये रचना जो है पंडित दीनदयाल की लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर 2 में है राष्ट्र जीवन की दिशा, ये भी है। तीसरा है जगत गुरु शंकराचार्य, ये भी है। चौथा है वैचारिकी शोध और बोध। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सब रंग और कुछ राग निबंध के लेखक हैं। सब रंग और कुछ राग निबंध के लेखक कौन है? पहला है अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, मोहन राकेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अज्ञेय। सब रंग और कुछ राग निबंध के लेखक है अज्ञेय। क्लियर है। अगला प्रश्न है, आर्यों का आदि देश के लेखक कौन है? आर्यों का आदि देश के लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर शंपूर्णानंद, राय कृष्णदास, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर शंपूर्णानंद। बिल्कुल, आर्यों का आदि देश के लेखक कौन है? डॉक्टर शंपूर्णानंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरे का है, इसमें भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। नागार्जुन की रचना कौन सी है? नागार्जुन की रचना कौन सी है? नागार्जुन की रचना कौन सी है? तो ऑप्शन है भस्मांकुर, मेघनाद वध, शिल्पी, विशाख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भस्मांकुर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है? द्विवेदी युग से कौन सा ग्रंथ संबंधित है? कामायनी, पल्लव, साकेत, यामा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साकेत। द्विवेदी युग से संबंधित कौन है? साकेत है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? तो देखिए, बावरा आहेरी अज्ञेय की है, सुनहले सहवाल अज्ञेय की है, इत्तलम ये भी अज्ञेय की है, रेणुका अज्ञेय की नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? तो बिल्कुल, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? तो वीर रस की रचना किसने की है? भूषण ने की है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, भूषण। इसमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। इसमें बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना नहीं है। तो बिल्कुल नहीं पे हम गौर करेंगे और फिर अपना उत्तर करेंगे। यहाँ पे चंद्रप्रभा, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। प्रदक्षिणा नहीं है, प्रदक्षिणा भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। सरयू पार की यात्रा भी है और प्रेम प्रलाप भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तो इसमें कौन सी नहीं है? प्रदक्षिणा है। फिर तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश आते हैं यहाँ पे 5×2, यानी एक गद्यांश में 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 2 मार्क्स के होंगे। इस प्रकार आपका 10 नंबर यहाँ से क्लियर होगा। तो गद्यांश क्या है?
जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन के अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें इसकी हमें व्याख्या करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पहला प्रश्न क्या है, इस गद्यांश का पहला प्रश्न क्या है। गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो उपयुक्त गद्यांश पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप से ये गद्यांश है और इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। क्लियर है। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होगी, तो राष्ट्रीय संस्कृत, अगला प्रश्न यही होगा, राष्ट्रीय संस्कृत अथवा राष्ट्र के अस्तित्व के लिए भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय आदि पर आधारित भेदभाव को विस्मृति कर देना चाहिए और पारस्परिक प्रेम एवं व्यवस्था में एकता की भावना का परिचय देना चाहिए। इस प्रकार के समन्वयात्मक भावना के परिणाम स्वरूप ही किसी राष्ट्र के नागरिक सुख जीवन व्यतीत करने में सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस रेखांकित अंश की व्याख्या होगी। यहाँ से आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना किससे की गई है। ठीक है, तो विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना जंगल एवं समुद्र से की गई है। यहाँ पे भी 2 नंबर आपको मिल गए। अदम्य और विरोधी का शब्दार्थ बताइए। अदम्य और विरोधी का शब्दार्थ बताइए। तो अदम्य का अर्थ है प्रबल या फिर प्रचंड, अविरोधी का अर्थ है विरोध ना करने वाला। अगला प्रश्न है, जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है। जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है। तो जंगल और राष्ट्रीय जन में समानता है कि इनमें विविधता होते हुए भी एकता रहती है। क्लियर है। फिर अथवा वाला जो है, यहाँ पे अथवा दे रखा है। अथवा में दूसरा गद्यांश है आपका, अगर आपको पहला अच्छे से नहीं आता है तो आप दूसरा यहाँ पे चुन सकते हैं। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह एक उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृति रुचि का ही प्रतीक है, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के संचार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा जो समृद्ध हुई थी। वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का, ये से और यहाँ तक का रेखांकित शब्द है कि इसकी आपकी व्याख्या करनी होगी। तो पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उपयुक्त पाठ के शीर्षक का नाम है अशोक के फूल से लिए गए हैं और लेखक नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको व्याख्या बता दे रहा हूँ। लेखक का कहना है कि संसार का नियम है कि जो वस्तु अथवा परंपरा है वह समय के साथ परिवर्तन होती ही है। कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन होकर वह एक भिन्न रूप में हमारे सामने होती है। यही बात संस्कृति के संदर्भ में भी होती है। यही कारण है कि कभी सम्राटों सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकार संस्कृति को जन्म दिया था, वह मन को लुभाने वाली और व्यक्तित्व को उन्मत्त करने वाली संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो गई। दूसरा प्रश्न है, यहाँ से आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है। तो सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक अशोक का वृक्ष है। 2 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी। तो लेखक के अनुसार लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्ध हुआ था। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है। तो लेखक के अनुसार आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि वे उखड़ गए हैं, उनका समाज ढह गया, उनके विलासितापूर्ण जीवन की धूमधाम मिट गई है। क्लियर है। तो 2 नंबर यहाँ इस प्रकार आप 10 नंबर आप समेट लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अब यहाँ पे पद्यांश की व्याख्या होगी। ये भी, इसमें भी आपके 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होगा। इस प्रकार ये 5 × 2 यानी 10 मार्क्स का हो जाता है। निम्नलिखित पद्यांशों, ठीक है। पहला पद्यांश है, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। ठीक है। तो ये पद्यांश है। तो प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम बताना है। ये 2 नंबर का है। ठीक है। तो पाठ है पवन दूतिका और कवि इसके कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, पवन दूतिका। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो राधा पवन से कह रही है कि हे पवन, तू मेरे प्रियतम के पास चली जाओ
और मेरे प्रियतम के कमल रूपी चरणों को छूकर मेरे पास चली आओ, तब विरह से मृतपाय मैं तुझे अपने हृदय से लगाकर फिर से जीवन धारणा कर लूंगी। ठीक है। अगला प्रश्न इस प्रकार, यहाँ से आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। कमल पग में कौन सा अलंकार है? तो कमल पग में रूपक अलंकार है, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। नायिका किससे और क्या विनती कर रही है? नायिका पवन से विनती कर रही है कि वह उसकी बातें मान ले और उसके प्यारे कमल पग को छूकर लौटे, तो यहाँ से आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। नायिका पवन को किसके कमल पग को छूकर आने के लिए कह रही है? तो नायिका पवन को अपने प्यारे के कमल पग छूकर आने के लिए कह रही है। इस प्रकार 2 मार्क्स मिल जाएंगे, 5 5 गुणे 10 यानी 10 नंबर यहाँ से आपके मिल जाएंगे। अथवा में यहाँ पे दे रखा है, तो बच्चों अथवा भी यहाँ पे अगर आपको अच्छे से नहीं आता है तो अथवा वाला यहाँ पे छोड़ सकते हैं, मतलब अथवा वाला प्रश्न भी आप उसको छोड़ करके इसको कर सकते हैं। दुख की पिछली रजनी बीच बिकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या छीना नील छिपाए हैं जिसमें सुखगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का, ईस का व रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। ठीक है, तो ये है पद्यांश, इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है श्रद्धा मनु। ठीक है, श्रद्धा मनु पाठ का नाम है, लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो क्या है व्याख्या क्या है भाई? श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती है कि जिस प्रकार रात्रि के अंतिम पहर को समाप्त होने पर नवीन प्रभात का उदय होता है, उसी प्रकार दुख के अंतिम क्षण बीतते हुए सुख अपने समीप आ जाता है। इस प्रकार श्रद्धा ने निराश मनु में आशा का संचार किया। ठीक है, विकसता तथा अभिशाप शब्द के अर्थ लिखिए। विकसता तथा अभिशाप शब्दों के अर्थ लिखिए, 2 नंबर का है यहाँ पे। तो विकसिता का अर्थ है खिलना या उगना, यानी नए जीवन का प्रारंभ होना। अभिशाप का अर्थ है शाप या कष्ट, जो किसी व्यक्ति को जीवन में कठिनाई के रूप में अनुभव होता है। तो इस प्रकार यहाँ से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? तो श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है, 2 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। जगत की ज्वालाओं का मूल से कवि का क्या आशय है? जगत की ज्वालाओं का मूल से कवि का आशय है कि जो कठिनाइयाँ दुखद स्थितियाँ जीवन में आती हैं, उन्हें एक नकारात्मक अनुभव के रूप में न देखकर उन्हें ईश्वरीय वरदान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये कठिनाइयाँ जीवन के विकास और आत्मसमर्पण का हिस्सा हैं। तो इस प्रकार 2 मार्क्स यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर प्रसाद में से किसी एक का 80 शब्दों में आपका जीवन परिचय लिखकर उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। उत्तर नंबर 5 का है, तो यहाँ पे जीवन परिचय किसका लिखा गया? वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो जिस प्रकार यहाँ पे जीवन परिचय मैं आपको बता रहा हूँ, सेम ऐसे ही जीवन परिचय आपको लिखना है। ठीक है, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। उनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से BA और लखनऊ विश्वविद्यालय से MA और PhD की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। ठीक है, तो ऐसे जैसे मैंने बताया शॉर्ट में आपको जीवन परिचय देना है, और हाईलाइटेड जहाँ पे वहाँ को ब्लैक पेन से आपको लिख देना है। ये ब्लू पेन से होगा और ये ब्लैक पेन से जो आपके कीवर्ड्स हैं वहाँ पे उसको लिखना है। ठीक है, साहित्यिक परिचय क्या है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन में अपना साहित्य प्रारंभ किया। या लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे हैं। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। यह केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि यह काव्य प्रेमी भी थे। इनकी क्या क्या रचनाएं हैं? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी रचनाएं निम्नलिखित है। निबंध संग्रह है कल्प वृक्ष, कल्प लता, पृथ्वी पुत्र, वाग्धरा, वेद विद्या आदि। शोध ग्रंथ है पाणिनि कालीन भारत। संपादन है पद्मावत हर्षरित। ठीक है, फिर खा है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द हैं। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो इसमें में से अगर आप एक भी याद कर लेंगे तो आपका यहाँ से फंस जाएगा। उत्तर नंबर 5 का जो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद की जीवनी अक्सर आती रहती है, तो यहीं पे यहाँ पे एक्सप्लेन किया मैंने। जीवन परिचय क्या है? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। 6 रोग से पीड़ित हो रहे, 6 मतलब टीबी रोग होता है, 6 रोग से पीड़ित होने के कारण 1937 ईस्वी में अल्पायु में इनकी महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक परिचय क्या है? जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी को समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद जी एक कभी भी ही नहीं बल्कि नाटक का कवि ही नहीं, कभी नहीं होगा यहाँ पे, कवि होगा, कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार भी थे। उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। यह अनेक विषयों तथा भाषाओं का प्रचंड विद्वान थे। इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसू है, लहर है, झरना, कामायनी, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, एक घूंट, कामना, कंगाल, तितली, इरावती, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं और सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम 80 शब्द सीमा है, 5 नंबर का है। और अथवा है, कहानी के तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता था। लाठी कहानी का समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पंचलाइट कहानी यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, पहला वाला शब्द ले रहे हैं, पहला वाला 5 नंबर का फणीश्वर नाथ रेणु का है। ठीक है, तो पंचलाइट कहानी का सारांश लिख रहे हैं। पंचलाइट कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित वातावरण प्रधान और आंचलिक कहानी। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने गाँव की दशा का वर्णन किया है। सारांश क्या है कि महतो टोली के लोग चंदे का पैसा एकत्र करके रामनवमी के दिन मेले से पंचलाइट खरीद कर लाते हैं, क्योंकि उसे मोहल्ले के लिए पंचलाइट एक नई वस्तु है। इसलिए पंचों के द्वारा लगाए जाने पर यह पूरे मोहल्ले में कौतूहल है। हर आदमी उसके बारे में जानना चाहता है। जब उसे लगाया जाता है तो पूजन की व्यवस्था की जाती है। कीर्तनकार आते हैं, औरतें भी हमारी खुशी के गीत गाने लगती हैं, लेकिन उसे जलाना कोई नहीं जानता है, इसलिए सब दुखी हो जाते हैं। दूसरी ओर पंचायत के द्वारा उनकी हंसी भी उड़ाई जाती है। मुनरी जब यह देखती है कोई उसे जला नहीं पा रहा है तो वह अपनी सहेली कनेली के माध्यम से गोधन के नाम का प्रस्ताव रखती है, किंतु गोधन को पंचायत द्वारा निकाल दिया गया क्योंकि वह मुनरी के घर के पास आकर फिल्मी गाना गाता था। फिर भी समस्या को ध्यान में रखकर छड़ीदार उसे बुलाने जाते हैं, लेकिन वह नहीं आते हैं। दूसरी बार गुल्ली काकी उसे बुलाने जाती हैं तो वह आ जाता है। उसके आने पर सभी के चेहरे खिल जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। वह इसलिए कि पंचलाइट अब जल जाएगा। गोधन आकर कहता है कि ठीक है, हम इसे जला देंगे, लेकिन थोड़ी सी स्प्रिट दे दो। इस पंचायत में स्प्रिट है नहीं। मुंडी गरी का तेल लाकर देती है और गोधन पंचलाइट जला देता है। सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके कारण पंचायत द्वारा उसके समस्त गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। उसे कहा जाता है अब तुम फिल्मी गाना गा सकते हो। पंचायत के सभी लोग अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये पंचलाइट कहानी का सारांश हो गया। तो बच्चों 7वां प्रश्न है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए अधिकतम। तो आपने जो पढ़ रखी है 80 शब्द में 5 नंबर का, यहाँ पे किसी भी आपने अगर रश्मिरथी पढ़ रखी है, श्रवण कुमार, आलोक वृत्त, मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत, त्यागपथी में से कोई भी अगर आप पढ़ रखा तो किसी एक पर आप दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक ही देना है। खंड खा में क्या है? निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 2 + 5 7 नंबर का है। तो संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरणच्च सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अदिति श्रुति मार्धुयच्यम वर्तते कि बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी स्वत्व प्रेरणा संस्कृत वाग्यम तम तदातिना दादृशी किंचित दन्यत मूलभूतानां मानवी युग गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी दया दान्यम शौच्यम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये चानेक गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन सज्जायन्ते। तो हमें इसका संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत ग्रंथ हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद क्या है? संस्कृत का साहित्य सरिस तथा व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य एवं पद्य में लालित्य, भाव, अभिव्यक्ति की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्यत्र नहीं है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा तथा अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं।
फिर इसके साथ ऑप्शन में अगला जो संस्कृत पद्यांश है वो है यथैवोपकरणावतां जीवनं तथैव ते जीवनम् स्यात् अमृतवस्य तु नाशस्ति वित्तेन इति सा मैत्रेयी उवाच येनाहं नामता स्याम किमहं तेन कुर्याम् यदेव भगवान् केवलममृतत्वस्वाधानं जानाति तदेव मे ब्रहि याज्ञवल्क्यम् उवाच प्रिया न सती त्वं प्रिये भासेश एहि उपविश व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम। तो ये है, इसका संदर्भ है भाई प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से ये अवतरित है। इसका अनुवाद क्या है कि याज्ञवल्क्य बोले, नहीं, तुम्हारा भी जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसा साधन संपन्नों का जीवन होता है। संपत्ति से अमरता की आशा नहीं है। मैत्रेयी बोली, मैं जिससे अमर ना हो सकूंगी भला उसका क्या करूंगी। भगवान, आप जो अमरता का साधन जानते हैं केवल मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य ने कहा, तुम मेरी प्रिया हो और प्रिय बोल रही हो, आओ बैठो, मैं तुमसे अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करूंगा। तो इस प्रकार ये पूरा अनुवाद हो गया। फिर यहाँ निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहला श्लोक यहाँ पे है, मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा वनेषु विक्रांतंत्रा मृगेन्द्रा रश्म्या नगेन्द्राम निभृता नरेन्द्रा प्रक्रीड्य तो वारिधरे सुरेंद्रा। ठीक है, ये श्लोक है। संदर्भ क्या है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत के ऋतुवर्णम नामक पाठ के वर्षा खंड से अवतरित है। अनुवाद है, हाथी मस्त हो रहे हैं, सांड मतलब हमारा पशु प्रसन्न हो रहे हैं, वनों में शेर अधिक पराक्रमी हो रहे हैं, पर्वत सुंदर है, राजगण शांत हो गए और इंद्र मेघों से खेल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ दूसरा श्लोक है, क्या है, निंदतु नीति निपुणा यदि या स्तुवन्तु लक्ष्मी मा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु इग्वांतरे वा न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम नाधीरा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद क्या है, नीति में दक्ष लोग निंदा करें या स्तुति, चाहे लक्ष्मी आए या स्वेच्छा से चली जाए, मृत्यु आज ही आए या फिर युगों के पश्चात, धैर्यवान पुरुष न्याय पथ से थोड़ा भी विचलित नहीं होते हैं। इस प्रकार यहाँ यह बताया गया है कि धीरज धारण करने वाले लोग कर्म पथ पर अडिग होकर चलते रहते हैं जब तक उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। फिर नवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, संस्कृतस्य गैरवं दृष्ट्वा दंडिना किम उत्तम। तो दंडिना उत्तम संस्कृतम नाम दैवी वाग्न्याविख्यात महर्षिभिः केन अमृतत्व आशा नास्ति वित्तेन अमृतत्वस्य आशा नास्ति। वर्षा काले नगेन्द्रा कीदृशा भवन्ति। तो वर्षा काले नगेन्द्रा रम्या भवन्ति। ठीक है, फिर यहाँ पे 10वां प्रश्न है, श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। ठीक है, यमक अलंकार सदैव अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। चौपाई छंद हुआ, कुंडलिया छंद की परिभाषा उदाहरण। तो ये सब इंपॉर्टेंट है प्रश्न, यहाँ को तैयार करना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। साहित्य और समाज, प्रदूषण और समस्या का समाधान, आतंकवाद मानवता के विकास में बाधक और विज्ञान होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप एक दो तैयार कर लेंगे, आपका फंस जाएगा। नैनम का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, तो नय प्लस अनम नैनम होता है। ठीक है, फिर कलाविव का संधि विच्छेद, वृद्ध का संधि विच्छेद, और निम्नलिखित में से किसी एक पद का समास का नाम लिखिए। ठीक है, तो इसमें से आपको समास का नाम लिखना है। बैंक खाता में खोलने के लिए तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप प्रिपेयर कर लेंगे। या अथवा में अपनी गली मोहल्ले के नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम को स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित में धातु और प्रत्यय का योग बताना है। तो ये आपका आता है, धातु प्रत्यय आता है। ठीक है, निम्नलिखित में किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए, प्रत्यय भी आता है। रेखांकित पदों में से प्रयुक्त विभक्ति संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया 2 नंबर का। तो इस प्रकार आपका ये पूरा हिंदी का पेपर हो जाता है, और ये मैंने पूरा पेपर आपको डिस्कस कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। सभी लोग, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस प्रकार मैं आपके और दिनों में, अभी 24 से पहले ही मैं 3-4 मॉडल पेपर और लाऊंगा। और अगर आप मैंने जितने भी मॉडल पेपर कराए हैं सारे कर लेंगे तो आपके सारे प्रश्न आपकी हिंदी में बोर्ड परीक्षा में फंस जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।